हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, बढ़िया। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। बाकी हाँ, टेलीग्राम चैनल से मुझे खबर ये आती है कि बच्चे वहाँ पे कह रहे हैं सर जी मैथ भी कराइए। दोस्तों मैंने बहुत बार आपको लोगों को बताया है कि देखिए मैथ भी कराई जाएगी। अभी क्या है कि जो पेन मंगाया था अभी देखिए पेन जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ मोबाइल से भी, तो भी आपने देखा होगा कि कई बार हमारा जो पेन है वो चल नहीं पाता है। अगर आप सोचिए ऐसे में मैथ कराएंगे तो कितनी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए मैंने अभी मैथ नहीं स्टार्ट कराई है। मैथ भी स्टार्ट करा दूंगा। बस उसके लिए अभी हम लोगों को मेन चीज़ ये है कि जो पेन है वो आ जाए, जिससे ये टैबलेट जो आया था टैबलेट पे हम लोग आसानी से पेन चला सके। बस मेन चीज़ ये थी। अभी इसलिए मैथ स्टार्ट नहीं की गई। आप लोग 1-2 दिन का समय दीजिए। 6 तारीख थी उसके टैबलेट के आने, वो पेन के आने की। हो सकता है तो जब अगर आ सकता है 6 तारीख तक तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन में तो और आ ही जाएगा। तो 8-9 तारीख से मैं बिल्कुल स्टार्ट करा दूंगा। चलो, तो आज जो पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस में वो देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है मागो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मांगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, पंजाब, मेघालय या गुजरात? तो दोस्तों ये जो झील है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। देखो है, अभी भी पेन नहीं चल रहा है, पेन चलाया जा रहा है, लेकिन इस पेन को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी, काफ़ी पुराना पेन हो चुका है। ठीक है, चलो। तो ये जो झील है ये सिक्किम झील में, और ये नाथुला दर्रा जो है उसी से कुछ दूरी पर स्थित है। 2 नंबर, उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखो, उधार को अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो सरकार के पास जो कुल आय होती व्यय होता है और उसकी जो कुल प्राप्तियां होती हैं, अगर इनका अंतर करेंगे तो हमेशा राजकोषीय घाटा प्राप्त मिलेगा हमको। ठीक है, क्या मिलेगा? देखो, राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय, जिसमें पूंजी और राजस्व दोनों शामिल होते हैं। फिर सरकार की जो कुल आय होती है, राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों से, इन दोनों को घटाना पड़ता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। उसने पूछा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका उल्लेख तो आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 312। ठीक है, अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के बीच जो है संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, नियुक्त, निष्कासन शक्तियों तथा कार्यों के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और ये जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ये पूछा जाता है इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो आप आसानी से इसको आंसर दे सकते हैं। खैर, 4 नंबर, 2011 की जनगणना में भारत में के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया? 2011 की बात कर रहा है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, तो टोटल थे मिला के 35। सॉरी, कितने? 35, जिसमें से 29 तो राज्य थे, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? द्वीपीय पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान, श्रीलंका, सॉरी सिंगापुर, फिलीपींस और श्रीलंका। तो देखो, एक तो हमको पता है, जब हमारा जो भारत का जो ऐसे जो नीचे का हिस्सा आता है, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे ऐसे ऐसे करके डैश करके एक यहाँ पे है, तो ये श्रीलंका है। ठीक, और ऐसे ही चाइना से थोड़ी दूर यहाँ पे जब ऐसे करके आएंगे इस वाले में, तो यहाँ पे शायद यहीं पे मालदीव पड़ेगा। तो 2 ऐसे द्वीप हैं जो हमारे साथ में जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो जो तुगलकाबाद था ये तुगलक के द्वारा बसाया गया था। कौन सा तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, और ये दिल्ली में स्थित था। ठीक है, तुगलकाबाद आज भी विशाल पत्थरों से बना एक किला है। ठीक है, और ये किले अब खंडहर के रूप में बदल चुके हैं। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक राज्यपाल यानी कि गाजी मलिक के नाम से भी इसके कार्य करता था।
7 नंबर महाकाली गुफाएं, ये स्थित हैं 19 शैलकृत यानी कि रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। तो जो महाकाली गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो आपको पता होना चाहिए जो रॉक कट गुफाएं हैं, या कह सकते हैं कि ये जितनी भी हैं तो कहाँ मिलेंगी आपको? महाराष्ट्र में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? महाराष्ट्र में। चलो 8 नंबर, माच किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? कौन सी? माच। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक और नागालैंड। तो माच मध्य प्रदेश। कहाँ है? माच मध्य प्रदेश में। ये एक लोक नृत्य का एक विशेष महत्व है। इसमें क्या होता है? जिसमें गमगत, माच, छाहूर, मानसुख, हिंगला, जिंदवा और लकड़बग्घा ये प्रमुख इनके पारंपरिक लोक नाट्य हैं। जैसे यूपी में नौटंकी वगैरह, यूपी में नौटंकी तो खैर ना के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे रासलीला बहुत होती है। चलो 9 नंबर, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1916, 1918, 1919, 1917। तो ये जो मिल मजदूर थे उनकी हड़ताल का नेतृत्व कब किया जाके था? कौन से? अहमदाबाद मिल मजदूर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि महात्मा गांधी 1918 में जो है अहमदाबाद गए थे मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व करने। इसमें प्लेग बीमारी के जो बोनस को लेकर विवाद शुरू हुआ था और बाद में ये विवाद बढ़ गया था, तब महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि जो मिल के मालिक थे उन्होंने बोनस देने से इनकार कर दिया था और मजदूर जो थे वो 50% मांग रहे थे और मालिक जो था वो 35% भत्ता देने को राजी भी हो गया था। 10%, भारत केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी रचनाओं के अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? आयताकार पैटर्न, सलाखे यानी कि ट्रेलिस पैटर्न, वृक्ष समान यानी कि ड्रेनेट्रिटिक पैटर्न, आर्य यानी कि रेडियल पैटर्न। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, ठीक है। जो केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना के अलग अलग दिशाओं में धाराओं से प्रवाहित होने वाले जो जल होता है वो आर्य यानी कि रेडियल पैटर्न बनाता है। कौन सा? ये रेडियल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? चलो भाई देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो आपको पता है कि ये जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है यहां से हटा दिया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में ये 6 रह गए थे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे 12 नंबर, 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था। खैर ये क्वेश्चन आप कट कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, देखो पेन चला रहे हैं, देख रहे हो आप लोग? अरे यार ये पेन है क्या है, चलता ही नहीं यार, फेंक भी नहीं सकते हैं अभी पेन, क्योंकि मेन चीज़ ये है, दूसरा पेन है नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कट कर देंगे क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताया देता हूं। ये वित्त विधेयक था। 13 नंबर, जब रोटी ऊपर उठती है और सिकती है तो आटे में हजारों बुलबुले बनाती है, किसकी वजह से ऐसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो हमको पता है हमारी कोई भी चीज़ होती है, अगर उसको हम लोग जो है कुछ समय के लिए रखते हैं, जैसे मैदा भी कुछ समय के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो क्या होता है? वो फूल जाता है। 14 नंबर, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1793। देखो आपको अगर सन इस तरीके से याद है तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। 1793 में कौन था? जो है चार्ल्स कार्निवालिस था। ठीक है, 1793 में इसी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगर आपको वैसे नहीं पता है, स्थायी बंदोबस्त ही सिर्फ पता है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो कार्नवालिस था। 15 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर से होता हुआ कहाँ तक जाता है? ये कहाँ तक जाएगा? तो लास्ट में बिल्कुल तमिलनाडु तक जाएगा। ठीक है, अब तो इसको और बढ़ा दिया गया, इसका नाम भी बदल दिया गया है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? लोसर, रथ यात्रा, त्रिशूल पूरम और हेमिस। ये क्वेश्चन बहुत सरल है क्योंकि आपको पता है भगवान जगन्नाथ की एक ही यात्रा निकलती है जिसको रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है? तो कछुए और सांप।
ये मेन चीज़ ये होती है कि वो सारे जीव ठंडे प्रदेश उसके कहे जाते हैं। देखो जितने भी जीव ज़्यादातर जो रेंगने वाले होते हैं ये सब ठंडे खून वाले होते हैं, ठीक है, कितने ठंडे खून वाले होते हैं। तो इसमें देखो कछुआ भी शामिल हो जाएगा और सांप भी शामिल हो जाएगा, तो इसलिए आपको दोनों लेना पड़ जाएगा। छिपकली हो, आपका जितने भी रेंगने वाले सांप, जितने रेंगने वाली चीज़ें, जितने भी जानवर होंगे ऐसे, वो सब क्या होंगे, वो सब आपके ठंडे खून वाले जानवर कहे जाएंगे। कुछ एक दो अपवाद तो देखिए हर जगह पे होते हैं, नाम मत लेके आ जाना कि सर जी आपने तो बताया था ऐसा होता है लेकिन ये वाला तो ऐसा नहीं भैया, कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। चलो 18 नंबर, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, ओडिसी, बिहू, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। 18 नंबर, तो कौन से थे, वेम्पत्ति चिन्ना, ये कुचिपुड़ी के हैं, बहुत फेमस हैं इसलिए इनका नाम ज़्यादातर पूछा जाता है। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम नाम इनका पूरा है। फिर वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, बैजंती काशी, ये सब किसके हैं, ये सब कुचिपुड़ी नृत्यांगना के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है, क्योंकि मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ भी दूं कुचिपुड़ी कहाँ का, जैसे एक प्रैक्टिस सेट में मैंने पूछा हुआ भी है लेकिन कोई ने जवाब नहीं दिया, ये गलत तरीका है। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप लोग उसको जवाब नहीं दोगे तो दोस्तों वो क्वेश्चन आपके दिमाग में थोड़ा देर से छपेगा, याद रखना। 19 नंबर, आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है। तो जो आवर्त सारणी होता है वो एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन। चलो, निम्नलिखित में से किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता था। तो कौन था, ये 2021 की बात की जा रही है। खैर मैं बता दूं मीराबाई चानू थी, लेकिन ये क्वेश्चन आप कट कर लेंगे ऐसा करके क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। निम्नलिखित में से किसे पुरुष वर्ग के फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, इसको भी साइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, 22 का क्वेश्चन है। और क्योंकि ये एसएससी का पेपर है, एसएससी का पेपर क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जीएस हमको कहीं से भी आ सकती है, जीएस का कोई भी निर्धारण नहीं होता कि नहीं यहीं से आएगी। खैर ये दीपेंद्र सिंह ऐरी था। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो रविशंकर मुख्य रूप से क्या बजाते हैं मतलब सितार। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने भारत के श्रीलंका दौरे 2022 के T20 सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता था, इसको भी कट कर लीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। तो उस समय पे 2022 में किसने जीता था, श्रेयस अय्यर ने जीता था। अरे कहाँ भाग रहा है भाई। फिर डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक इसके लेखक कौन है, डिफेंडिंग इंडिया के पुस्तक के लेखक। ये क्वेश्चन खैर पूछा जा चुका है इसलिए मैं इसको आपको आसानी से बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो ये जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह की जो किताबें होती हैं ज़्यादातर इंग्लिश में आती हैं, ठीक है, और ये जो किताब है वो स्वतंत्र भारत के रूप में पहली आधी शताब्दी के दौरान भारत द्वारा किए गए संघर्षों और सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। चलो, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, बिंदुसार, हर्षवर्धन, अशोक या कुमारगुप्त। तो ये हर्षवर्धन के क्या थे, हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। दोस्तों देखो ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा, इसमें निशान लगे हुए ही आपको शेयर इसलिए कर दिया जाता है जिससे आप इसको आसानी से वहाँ पे दोबारा से पढ़ सकें, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।